सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। रेल के विस्तार समेत कई विषयों पर चर्चा। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त बनाने के मोर्चे पर जुटे मुख्यमंत्री। प्रदेश के समग्र विकास के लिए विभागों की नियमित समीक्षा होगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को हटाने को लेकर की नारेबाजी। आईआईटी रुड़की और दून विश्वविद्यालय के बीच अनुसंधान विकास के लिए एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। विभिन्न विषयों पर साझा किए जाएंगे ज्ञान। मसूरी देहरादून हाईवे पर दर्दनाक हादसा। खाई में रोडवेज बस गिरने से 2 की मौत, अन्य कई लोग घायल। प्रदेश में बारिश से फसलों को नुकसान। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई परेशानी। सीएम धामी ने नुकसान का आंकलन करने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथों में लेने की मांग की है। हरीश रावत ने कहा, हर उत्तराखंड की बदहाल सड़कों को देखकर दुख होता है। मुख्यमंत्री धामी खुद इन बदहाल सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। मुख्यमंत्री धामी जल्द इस जिम्मेदारी को लेकर अपनी सरकार को गड्ढा सरकार कहना पड़ेगा। बता दें, मौजूदा समय में राज्य के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज हैं। खबर सितारगंज से है, जहां एसएस जैन महासभा की ओर से परम पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल महाराज का 100वां जन्म दिवस धूमधाम से महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में मनाया गया। वहीं तपस्वी राज गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज, सेवा भावी जयंत मुनि महाराज, साध्वी सुनिधि महाराज, साध्वी संवेग महाराज, साध्वी सजग महाराज, ठाणे 4 के गुरुजनों ने गुरु सुदर्शन गुणगान दिवस पर भक्तों को अपार ज्ञान दिया। आपको बता दें कि दिल्ली से आए कलाकारों के द्वारा सुंदर नाट्य प्रस्तुति दी गई। रुद्रपुर से आए भजन गायक अमन सावरिया ने गुरुदेव के सम्मान में भजन गाकर समा बांधा। गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज जी का 100वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं। दिल्ली के कलाकार हैं, रुद्रपुर के हैं, स्थानीय कलाकार भी हैं। और नाटक के द्वारा जो है सबको संदेश दिया जा रहा है कि गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज का जन्म उत्सव कैसे मनाया जाता है। और यहाँ पर बहुत संख्या में दिल्ली, रुद्रपुर, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ जहाँ से हल्द्वानी, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर, सबके यहाँ से संतों के दर्शन के लिए आए हुए हैं। गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज जी, जयंत मुनि महाराज जी और साधना जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर सबके लंगर की व्यवस्था भी की गई है। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने गौलापार में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों से बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण संबंधी पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न जांच विविधताओं की वनस्पतियों के साथ ही पर्यटन के दृष्टिगत आकर्षक बनाए जाने को लेकर कार्यवाही गतिमान है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए हल्द्वानी में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। इसके लिए सरकार बायोडायवर्सिटी पार्क और उसके पश्चात जू का निर्माण करेगी, जिससे कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को हल्द्वानी में एक पर्यटन का डेस्टिनेशन मिलेगा, जिसमें वह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में घूमकर आनंद ले सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार के नियमों के अनुसार अभी भूमि ट्रांसफर को लेकर कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। 90 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 40
या 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाने की योजना चल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम सभी लोग लंबे समय से इसमें प्रयत्नशील हैं। धनराशि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहाँ से भी होगी हम उसको लाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बन जाता है तो ये हल्द्वानी के लिए एक बहुत ही स्थायी डेस्टिनेशन होगा। अभी तक ऐसी जगह कहीं नहीं है कि कहीं हम घूमने जाएं, विभिन्न चीज़ों को देखें, अपने परिवार के साथ जाएं। आप देखेंगे कोई दिल्ली से भी आता है तो सीधे नैनीताल जाएगा, बीच में कहीं पर अगर उसको रुकना है, कोई चीज़ देखनी है, ऐसा है नहीं। एक यूनिक चीज़ होगी। लक्सर में कश्यप निषाद संगठन द्वारा नगर में महर्षि कश्यप का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन संजय गुप्ता के साथ दीपक जलाकर महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के आयोजक एवं कश्यप निषाद संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर कश्यप ने प्रदेश सरकार के नाम कश्यप की 9 सूत्रीय मांग पत्र सांसद डॉक्टर निशंक को सौंपा। डॉक्टर निशंक ने कहा कि महर्षि कश्यप एक महापुरुष थे। उन्होंने सिर्फ एक समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की भलाई के लिए काम किए हैं। पूर्व विधायक चैंपियन ने कहा कि अच्छी शिक्षा से ही कौम को तरक्की हो सकती है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का संदेश कश्यप समाज के लोगों को दिया। पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने महर्षि कश्यप को भगवान का अवतार बताया। कहा कि महर्षि कश्यप सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच और उनकी पत्नी ऋषि मर्दम की पुत्री कला के पुत्र थे। जिनका हमें इंतजार था, हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी 2024 देश के लोगों ने मन बना दिया कि वो अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं और बच्चे ने मन बना दिया। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, कहीं किसी राज्य में जाइए, सब ने ये मन बना दिया कि नहीं, अगला प्रधानमंत्री यदि देश को उसकी शिखर तक लगातार पहुंचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार 2024 की भी आनी है। और ये तो उत्तराखंड तो आपने देखा है, उत्तराखंड तो निश्चित रूप में या तो बच्चा भी मोदी जी के नाम को ही नहीं जानता, बल्कि वो उनके साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहता है। संबंध सनातन से बहुत पुराना है। महर्षि कश्यप जी जो ब्रह्मा जी के ही अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने अवतरित होकर इस पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता के रूप में रोल अदा किया। आज मैंने कहा कि युवाओं उठो और जागो। देखिए, आपको संघर्ष करना होगा अगर अपनी पहचान बनानी है। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, संघर्ष आप करिए और उसमें प्रतिफल मिलेगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो लोक कल्याण की योजना चला रहे हैं और प्रदेश में धामी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं जो 100 पावरफुल व्यक्तियों में से एक चुने गए पूरे भारत के और सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री चुने गए हैं। उनकी योजनाओं का लाभ लें। डॉक्टर निशंक जी से जितने मंचासीन व्यक्ति थे उन सबसे सरकारी योजनाओं का लाभ लें। अब देखिए, हरिद्वार जिला पंचायत में सबसे कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य चुना गया तो अंकित कश्यप चुना गया है। ऋषिपाल कश्यप जी उसके फादर प्रदेश अध्यक्ष है कश्यप संगठन के। तो आज मैंने महर्षि कश्यप की जयंती पर उनके विषय में उल्लेख करते हुए आह्वान किया युवाओं से कि आगे बढ़ो और कश्यप समाज को आगे बढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर मजबूत करो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं विकास नगर की, जहां देश भर से रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान आ रही हिंसा की खबरों के बीच से आई इन तस्वीरों ने एकता की मिसाल पेश की है। दरअसल आज रामनवमी के मौके पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। मुख्य बाजार में जामा मस्जिद के पास राम भक्तों के स्वागत को देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया। वहीं आपको बता दें कि भले ही देश भर में हिंदू मुस्लिम को लेकर अराजकता फैली हो, लेकिन विकास नगर वासियों ने हमेशा एकता की मिसाल पेश की है। हालांकि कई बार कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ के बाशिंदों ने आपसी भाईचारा कायम रखते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है।
खबर विकासनगर से है। राहुल गांधी की सदन से सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने जय भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते कांग्रेस के पदाधिकारी जगह जगह पत्रकार वार्ता कर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा सदन में जनहित के मुद्दों पर सवाल खड़े किए गए, जिससे सत्ताधारी दल में बौखलाहट साफ नजर आ रही है, जिसको लेकर भाजपा के इस तानाशाही रवैये को जनता के सामने रखने के लिए जय भारत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके चलते पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भाजपा की कारगुजारियों को जनता के सामने रखा जाएगा। देखिए, आज जो देश के हालात हो गए ना, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या, सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जिस तरह से संविधान का मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की धज्जियां वो उड़ा रहे हैं और इन सब तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को वक्तव्य को लेकर उन्होंने उनकी सदस्यता को रद्द करने में जो आनंद फन से उन्होंने कार्रवाई करी और जिस तरह से उन्होंने उनका घर खाली करवाने के लिए तत्परता दिखाई, इन सब को लेके क्योंकि हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोल के सत्ता में आई है, चाहे 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हो, चाहे काला धन वापस लाने की बात हो, तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं जो एक भी पूरा नहीं कर पाई है। जनपद पौड़ी जिले में शराब की दुकानों की नवीनीकरण की प्रक्रिया के बाद अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 42 शराब की दुकानों का आवंटन होना है, जिसमें से 20 दुकानों का बीते 31 मार्च को नवीनीकरण हो चुका है। बताया कि बाकी 22 शराब की दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसको लेकर 5 अप्रैल 3 बजे तक आवेदन किए जाएंगे तथा लॉटरी के माध्यम से बाकी बची 22 शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा। बताया कि नए वित्तीय वर्ष के लिए शासन की ओर से 159 करोड़ रुपए 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर आबकारी विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की हुई हैं ताकि लॉटरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। अभी जनपद पौड़ी के अंदर कुल 42 दुकानें सर्जित हैं। 42 दुकानों में से अभी जो पहला हमारा कार्यक्रम जारी किया गया था 29 मार्च तक उसका नवीनीकरण था और 31 मार्च को लॉटरी थी, लेकिन वो माननीय न्यायालय में जो रिट याचिकाएं लगाई थी उनके क्रम में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो नवीनीकरण का टाइम था वो 31 मार्च तक बढ़ाया गया था और जो लॉटरी थी, लॉटरी का कार्यक्रम हमारा 5 अप्रैल को 3 बजे तक, आज से लेके 5 अप्रैल 3 बजे तक लोग उसमें आवेदन करेंगे और 5 बजे से लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। जनपद के अंदर 42 दुकानों में से जो मेरी 20 दुकानें हैं वो नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थापित हो चुकी हैं। शेष 22 दुकानें जो है वो लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन के लिए प्रेषित कर दी गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करेंगे खटिमा की, जहां सीमांत क्षेत्र खटिमा में एक्सीडेंटल जोन बने पहनिया टोल टैक्स के पास फिर हुई सड़क दुर्घटना में 1 की मौत और 11 लोग घायल हो गए। वहीं सड़क दुर्घटना में हुए घायलों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय खटिमा में इलाज के लिए भर्ती किया गया। आपको बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोग गंभीर रूप से घायल को हायर सेंटर डॉक्टरों ने रेफर किया। इस भीषण दुर्घटना में जहां सवारी से भरी मैक्स गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 11 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा 108 द्वारा उप जिला चिकित्सालय खटिमा में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। रामनगर से रुद्रपुर जा रहे थे, तो ये जो खटिमा के टोल टैक्स है उसके थोड़ा सा आगे से और सामने से हमारा I-20 का कार आ रहा था। उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था, ठीक है। हम अपने लाइन से चल रहे थे,
वो अपने रॉन्ग साइड से चले रहा था। तो नींद में आ गया वो गाड़ी के आगे। दोनों मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए हमारे गाड़ी में ठोक दिया, कार वाले रॉन्ग साइड में आके। अभी लगभग 9:30 बजे के आसपास हमारे पास एम्बुलेंस और 1033 की गाड़ी लेकर आई थी। बहुत सारे पेशेंट थे, उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद। और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल है, प्रॉब्लम वाली बहुत ज़्यादा बात है। खबर हरिद्वार से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। वहीं चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं। सड़कों के किनारे लगे बड़े बड़े यूनिपोल और होल्डिंग से आने वाले श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर, झाल से लेकर रुड़की कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध तरीके से लगाए गए। होर्डिंग्स लगाने के लिए NHAI से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। अब पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने के लिए कार्रवाई करेगा। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए NHAI से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर NHAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर NHAI के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ NHAI की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो अब बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है NHAI को। इसको देखते हुए NHAI के अथॉरिटीज से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं, जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। खबर मसूरी से है, जहां मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ITBP के निकट सिरगढ़ी में 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 19 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। बस मसूरी से सवारियां लेकर देहरादून की ओर जा रही थी। ITBP के निकट बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर SDRF, IDPP, उत्तराखंड पुलिस के साथ ही स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए और घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल और उप जिला चिकित्सालय मसूरी भेजा गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं मामूली रूप से घायल लोगों को उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 40 से अधिक लोग सवार थे। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगर के मल्लीताल क्षेत्र जूमलैंड बोट स्टैंड के समीप नैनी झील में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने शव को झील से बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। आपको बता दें कि नगर कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया, स्थानीय लोगों की सूचना पर SDRF की टीम ने जूमलैंड बोट स्टैंड से शव झील से बाहर निकाला। शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी में रखवा दिया है। शव के शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि एक जूमलैंड के पास एक झील में एक डेड बॉडी है। इस सूचना पे हमारी पुलिस की टीम, हमने फायर सर्विस और SDRF की टीमों को बुलाया गया और झील से एक डेड बॉडी को निकाली गई है। अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। आइडेंटिफाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।